सर वेट सर, हल्का सा नोट करना रह गया है। ठीक है, कर लो जल्दी करो। सर। हाँ बोलो। सर, ये जो आपने ऊपर डायग्राम में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखाया है, ये सर मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाया है क्या? पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाया है क्या? ये कौन बोल रहा है ये चीज? सर मैं बोल रहा था कुशाग। कुशल? सर नीचे कहाँ? सर, जो मतलब नीचे सर, नीचे यहाँ पे? सर पहले वाले डायग्राम पर ही सर, जो फोटो करंट लिखा है आपने वहां पे। हाँ तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, हाँ ये दी है मैंने। तो सर ये पॉजिटिव की पॉजिटिव तरफ टू जा रही है ना? नेगेटिव। अच्छा, ऐसे समझिए। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओके तरफ सर। जा रहा है ना? ओके सर। ठीक है, आप लिख लिए सबने? यस सर। ओके। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा हमें पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अच्छा, एक चीज और, इसमें मैंने क्या बताया था? देखो, ये जितना भी तुम ये मान लो कि पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना हमारा, वो तुम फिजिक्स में भी 12th में फिर से पढ़ोगे। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है। फिर तुम्हारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के। ठीक है। फिर और भी जो आने वाले टॉपिक्स हैं, बोहर मॉडल, सब पढ़ते हो तुम फिजिक्स में दोबारा, अच्छे से, ज्यादा बढ़िया तरीके से। ठीक है। और केमिस्ट्री में भी हमें पढ़ना ही होता है। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से देखेंगे इसको। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, देखो क्या होता है भाई। पहले तो हम बोल लेते पहले तो हम देखते हैं ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? देखो, किसी भी चीज का जो कलर है वो कैसे अपीयर होता है। किसी भी चीज का कलर कैसे अपीयर होता है, जैसे तुमने देखा होगा जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वो ग्रीन कलर के होते हैं ना, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो ग्रीन कलर के लीव्स है, ये ग्रीन कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पे जो सनलाइट से व्हाइट लाइट आई, वो लीव्स पे जब फॉल की सनलाइट से व्हाइट लाइट आई। अब व्हाइट लाइट क्या होती है? व्हाइट लाइट बेसिकली मिक्सचर है सब कलर्स की वेव, मतलब ऐसा मान सकते हो कि इसमें सब कलर्स मिक्स्ड होते हैं व्हाइट लाइट में। ठीक है। जो तुम विबग्योर पढ़ते हो, ठीक है ना, सबको मिला दो तो व्हाइट लाइट बन जाती है, विबग्योर वाले सबको मिला के। ठीक है। तो जब सन से जो व्हाइट लाइट आई, जब वो फॉल करेगी लीफ के ऊपर, तो लीफ की क्या खासियत है? इसकी क्या खासियत है, इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तुम्हारा, वो क्या करता है, सब रेडिएशंस को, विजिबल लाइट में सब रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है ग्रीन कलर को छोड़ के। मतलब विबग्योर है ना इसमें, इसमें सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है ग्रीन कलर को छोड़ के, और ग्रीन को एमिट कर देता है। बाकी सब एब्जॉर्ब कर ली और ग्रीन को क्या कर दिया, एमिट कर दिया। तो जो एमिट करेगा वो वही कलर हमें दिखेगा ना, क्योंकि वही वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ेगा, वही तो कलर हमें दिखेगा। ठीक है। तो इस वजह से वो ग्रीन दिखता है। और कोई भी चीज का कोई भी तुम्हें कलर दिख रहा है, मान लो कि तुम्हें कोई टी शर्ट है, रेड कलर की टी शर्ट है, तो वो टी शर्ट क्या कर रही है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रही है, रेड कलर को एमिट कर रही है। मतलब ऐसा मान लो कि रेड कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट कर रही है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर रही है, इस वजह से वो रेड दिख रहा है। ठीक है। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी क्या करती है? ब्लैक, कोई भी कलर तुम्हें ब्लैक कब दिखेगा, जब वो सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर मान लो सबको रिफ्लेक्ट कर दे, सबकी सबको रिफ्लेक्ट कर दे, तो फिर क्या कलर दिखेगा? व्हाइट। अगर सब रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट इमिट कर दे या रिफ्लेक्ट कर दे, तो कलर तुम्हें व्हाइट दिखेगा, क्योंकि अब सब रेडिएशन आ रही हैं, और सब रेडिएशन का मिक्सचर क्या होता है, व्हाइट कलर, तो वो व्हाइट दिखेगी चीज। ठीक है। और अगर सबकी सब एब्जॉर्ब कर ले, अगर सबकी सब एब्जॉर्ब कर ले, तो कलर कौन सा दिखता है? ब्लैक। तो कलर क्या दिखता है? ब्लैक। तो ब्लैक बॉडी तुम ऐसे मान सकते हो कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है, परफेक्ट एब्जॉर्बर। ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है, सब वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है, और बाद में सबको एमिट भी कर सकती है। बाद में सबको क्या कर सकती हैं? एमिट भी कर सकती हैं।
तो ब्लैक बॉडी जो होती है एक तरीके से तुम मान सकते हो ये एक आइडियल बॉडी होती है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक तरीके से क्या होती है, आइडियल बॉडी होती है जो सब रेडिएशंस की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, सब की सबको, और बाद में उसको सबको एमिट भी कर सकती है। तो एक तुम बोल सकते हो कि एक परफेक्ट परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर। परफेक्ट एमिटर जब एमिट करेगी तो इसका कलर व्हाइट दिखेगा, तब इसका कलर व्हाइट दिखेगा, और जब एब्जॉर्ब करेगी तो ब्लैक। इस हिसाब से इसका नाम ब्लैक दिया है, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। ठीक है, तो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर वो एक आइडियल बॉडी है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर भी है, परफेक्ट एमिटर, उसको हम ब्लैक बॉडी बोल देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी। और रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी एमिट करती है उन रेडिएशंस को हम वो क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। एक ब्लैक बॉडी जिन रेडिएशंस को एमिट करती है उन रेडिएशन को हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट तुम्हें बताया कि ब्लैक बॉडी नाम कैसे पड़ा उसके हिसाब से, बट इससे हमारा कोई एक्चुअल में लेना देना नहीं है। जो जितनी भी कहानी मैंने तुम्हें अभी बताई इसमें एक्चुअल में अभी तक लेना देना नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया ना इसको ब्लैक बॉडी क्यों बोला गया। यस सर। हाँ, अब सुनो असल में कहानी क्या है। असल में कहानी देखो ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कोई आयरन की रोड है ना, मेरे पास कोई मान लो आयरन की रोड है। तो आयरन की रोड को अगर तुमने मान लो कभी ऑब्जर्व किया हो आयरन की रोड को, तो मान लो मैं आयरन की रोड को हीट करना स्टार्ट करूं, है ना, इसको मैं हीट करना स्टार्ट करूं नीचे से, मान लो कोई फ्लेम व्लेम लगा के इसको हीट करना स्टार्ट करूं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आयरन की रोड को हीट करूंगा, हीट करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, फिर धीरे धीरे हीट करते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब इसका कुछ कलर दिखने लग जाएगा। देखे ना कभी तुमने, अगर कहीं देखा होगा फिल्मों में या एक्चुअल में भी कभी देखा हो, आयरन को अगर हीट करते जाओ, हीट एक टाइम पे थोड़ा रेड कलर वो शो करने लग जाता है, आयरन रेड कलर शो करने लग जाता है ना। तो धीरे धीरे वो रेड, जब हम बोलते हैं कि ये रेड हॉट हो गया, रेड हॉट वर्ड यहीं से आया कि इसको हीट करते जाते हैं एक टाइम पे ये रेड कलर शो करने लग जाता है। ठीक है, तो मान लो हीट करते गए, पहले ये रेड कलर शो करने लग गया, धीरे धीरे थोड़ा सा वो कलर ऑरेंजिश होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेब क्योर के हिसाब से सोच सकते हो, थोड़ा थोड़ा येलो होने लग जाता है, ऑरेंजिश से येलो। फिर धीरे धीरे बीच में थोड़ा सा व्हाइट भी अपीयर होता है, फिर धीरे धीरे तुमने नोटिस किया होगा वो उसका ब्लू कलर भी हो जाता है, जब बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं उसका ब्लू कलर होने लग जाता है। तब हो क्या रहा है, ध्यान पे यहाँ पे ये चीज सुनना, जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो वो बॉडी रेडिएशन इमिट करने लग जाती है, अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वो रेडिएशन इमिट करने लग जाती है जब हम इस बॉडी को हीट करते हैं। ठीक है, तो हीट करते गए डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी वो वेरी करती रहती है। ठीक है, तो जब हम हीट करते गए फिर एक टेम्परेचर ऐसा पहुंचा, एक टेम्परेचर ऐसा आ गया जब, अब क्या होता है ना, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो ये अलग अलग कलर की वेवलेंथ शो करने लग जाता है, बहुत डिफरेंट टाइप की कलर्स की, सॉरी कलर बोलना यहाँ पे गलत है क्योंकि कलर तो हमें सिर्फ विजिबल लाइट का ही दिखता है, बाकियों का तो कुछ दिखता ही नहीं है। ये अलग अलग वेवलेंथ्स की रेडिएशन इमिट करने लग जाता है, मे बी यूवी रेस कर रहा है, मान लो इंफ्रारेड रेस कर रहा है, अलग अलग रेस की रेडिएशन इमिट कर रहा है। बट किसी एक वेवलेंथ की रेडिएशन ये सबसे ज्यादा इमिट करता है, किसी एक वेवलेंथ की रेडिएशन ये सबसे ज्यादा इमिट करता है, और उसकी इंटेंसिटी तुम ऐसे बोल सकते हो कि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचे, जब इसका कलर रेड दिख रहा है, वो उस वक्त इसका कलर रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि रेड कलर की जितनी भी वेवलेंथ होती है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ की रेडिएशन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे इसका कलर रेड दिख रहा है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेड कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन वो सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है। जब रेड कलर दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी रेडिएशंस, बाकी वेवलेंथ की रेडिएशंस को इमिट नहीं कर रहा, बाकी भी कर रहा है बट कम क्वांटिटी में कर रहा है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रेडिएशंस रेड कलर की कर रहा है, तभी वो कलर हमें रेड अपीयर हो रहा है उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज किया तो येलो ऑरेंजिस, फिर लास्ट में ब्लू दिखने लग गया। ठीक है, लास्ट में ब्लू दिखने का,
तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट कर रहे हैं या कम फ्रीक्वेंसी की, बताना जरा। बोलो भाई, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट कर रहा है कम? सर कम। सर सर कम। कम फ्रीक्वेंसी की? देख कम कैसे, ज्यादा की कर रहा है ना। ब्लू, इसकी फ्रीक्वेंसी वायलेट की सबसे ज्यादा होती है ना। तो इसकी सबसे लो होती है। भूल गए? आया याद? इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस ज्यादा इमिट कर रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में इमिट कर रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाता गया, जब इसका कलर थोड़ा ब्लूइश टाइप दिखने लग गया, तो तब ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वायलेट इंडिगो ब्लू की जो कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को ज्यादा क्वांटिटी में मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को ज्यादा क्वांटिटी में इमिट करने लग जाता है। समझ आई? इतनी बात समझ आई ना, कि जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं ना, वो रेडिएशन इमिट करता है अलग अलग वेवलेंथ की, और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की वो रेडिएशन ज्यादा इमिट करता है। अभी मैं इसको ग्राफ के जरिए भी समझाने की कोशिश करूंगा। अभी नॉर्मली समझो, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ आयरन रॉड, कि इसको तुम रफ कॉपी में अपना लिख भी सकते हो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है। तो एक किसी एक फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को वो ज्यादा इमिट करता है। इतना समझ में आया सबको जितना अभी तक मैंने बोला है? बताओ, इतनी बात समझ में आई है? यस, यस सर। ठीक है, कि बॉडी, किसी बॉडी को हीट करें तो वो रेडिएशन इमिट करता है, सिंपल सी बात ये है। और किसी एक वेवलेंथ की रेडिएशन को वो ज्यादा इमिट करता है, बाकी करता काफी ज्यादा रेडिएशन इमिट करता है, काफी लॉन्ग रेंज में वो रेडिएशन को इमिट करता है, बट किसी एक वेवलेंथ की रेडिएशन को वो ज्यादा इमिट करता है। और जब मान लो इतना टेम्परेचर हो गया तो रेड कलर दिख रहा है, मतलब रेड कलर की वेवलेंथ को सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है। अच्छा, ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ा सा जस्ट लिख लो कि ब्लैक बॉडी क्या है। आइडियल बॉडी है, इट इज एन आइडियल बॉडी। ब्रैकेट में लिख सकते हो टोटल इमेजिनरी। ये टोटल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ठीक है, मतलब एक हिसाब से क्या है, टोटल इमेजिनरी है, मतलब आइडियल केस है, इमेजिनरी केस है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज तुमसे पूछना चाहूंगा। हम ना साइंस में आइडियल केस वो देखते हैं, जैसे तुम आइडियल गैस पढ़ोगे, आइडियल गैस इक्वेशन, और भी आइडियल बहुत सी चीजें आएंगी फिजिक्स में भी। सर जो लगभग मैक्सिमम चीजों पे अप्लाई हो। जो मैक्सिमम चीजों के लिए अप्लाई हो, बट एक्चुअल में नेचर में तो ये एग्जिस्ट करता ही नहीं ना, तो अप्लाई किसके लिए करोगे इसको? आइडियल केस जो होता है, जो आइडियल कोई भी हम बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती एक्चुअल में, बट हम पढ़ते हैं हमेशा आइडियल केस के बारे में। तो बताएगा क्यों, ऐसा क्यों करते हैं हम? किसी चीज को सेटिस्फाई या परफेक्ट करना। यश, तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलना। देखो, आइडियल केस हमेशा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मान लो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चीजों के लिए चीजें डिफाइन करने लग जाए। कोई आयरन के लिए डिफाइन कर रहा है, कोई कॉपर के लिए रेडिएशंस निकाल रहा है, मान लो कॉपर की रेडिएशंस के बारे में बात कर रहा है, कोई आयरन के बारे में बात कर रहा है, कोई एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहा है, तो आपस में क्लैश होने के चांसेस है। ठीक है। दूसरा क्या है, जब हम किसी रियल बॉडी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाती है, कैलकुलेशंस करना डिफिकल्ट हो जाती है। और दूसरा ये है कि एक स्टैंडर्ड हमने सेट नहीं किया कि जिसपे सब लोग एग्री करें। तो आइडियल केस क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड केस है जिसपे सब लोग एग्री करेंगे, और उस स्टैंडर्ड केस को ऐसा बनाते हैं कि जिसमें हमें कैलकुलेशन इजी रखें, इजी कैलकुलेशन रखें। ठीक है। सब लोग एग्री करें उस पर, और उसकी हेल्प से हम बाकी चीजों को समझ सके, मतलब आइडियल केस की हेल्प से हम बाकी चीजों को भी आसानी से समझ सके। और आइडियल केस एक ऐसा केस होता है कि जिसमें जो रियल केस भी होते हैं वो आइडियल से ऐसा नहीं कि बहुत दूर होते हैं, लगभग क्लोज टू आइडियल होते हैं जो रियल केस भी होते हैं।
तो जो आयरन बॉडी के लिए, जो आयरन रोड के लिए जो ये सब एक्सपेरिमेंट देखेंगे वो ब्लैक बॉडी के क्लोज ही थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा फर्क था। बट एक हमें आइडियल केस इमेजिन करना पड़ता है, मतलब एक हिसाब से तो मान लो कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है जिसपे सब लोग काम करें। स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया, ठीक है, एक इमेजिनरी स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, ठीक है। और किसी किसी केस में आइडियल केस का ये भी हो सकता है कि हमने एक ऐसा इमेजिनरी सिस्टम सेट किया कि जो मतलब हम मान लो कि एक टारगेट की तरह हो गया हमारे लिए, कि कोई भी चीज ऐसी होनी चाहिए एक्चुअल में, जैसे आइडियल गैस के केस में कि गैस का नेचर एक्चुअल में इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो एक टारगेट हो गया। जब फिर तुम थर्मोडायनेमिक्स में आगे पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी हम आइडियल केस की बात करेंगे, तो वो भी एक हो जाता है कि हाँ भी टारगेट, चीजें ऐसे काम करनी चाहिए, मशीन्स ऐसे काम करनी चाहिए, बट हम फिर उसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए आइडियल केस को पढ़ना होता है। कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं, स्टैंडर्ड एक हो जाता है सबके लिए, स्टैंडर्ड चीज हो जाती है, और कई बार टारगेट की तरह काम करती है, हाँ कि इस चीज को हमें अचीव करना है, तो रियल चीजों पे हम उस तरीके से काम करते जाते हैं, ठीक है। इस वजह से आइडियल केस पढ़ते हैं। तो ब्लैक बॉडी क्या, एक आइडियल बॉडी है जो कि पूरी तरह से इमेजिनरी बॉडी है, ठीक है। और ठीक है, इसमें और क्या थी इसकी प्रॉपर्टीज जो कि मैंने तुम्हें बता भी दी थी। इट कैन अब्सॉर्ब ऑल रेडिएशन, इट कैन एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन का बोलने का यहाँ पे मतलब है कि सब वेवलेंथ की। इट कैन एब्जॉर्ब ऑल, यस सीधा ऑल रेडिएशन ही लिख दो, ऑल रेडिएशन, एंड आफ्टर सम टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम releases it releases it releases all of these radiations, all of these, कुछ टाइम बाद ये सब रेडिएशंस को रिलीज भी कर देता है। तो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर वाला केस होगा, ठीक है। ये तो होगी बात ब्लैक बॉडी की। और रेडिएशन जो ये एमिट करता है ब्लैक बॉडी, इसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल देते हैं। ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करते हैं आगे, ठीक है। तो लिखो इसमें, व्हेन व्हेन सॉलिड्स आर, ये जनरल थोड़ा सा ब्लैक बॉडी के बारे में बताया मैंने, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बात करें। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, when solids are heated they emit radiation, they emit radiation over a wide range wide range of wavelengths, over a wide range of wavelengths. The ideal body, the ideal body which emits and absorbs all frequencies is called a black body, is called a black body, is called a black body. And the radiation emitted by, and the radiation emitted by such a body is called black body. उन्हीं रेडिएशंस को, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट करती है, उन्हीं रेडिएशन को हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। उन्हीं रेडिएशन को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके ग्राफ है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, फिर ग्राफ की हेल्प से चीजों को और बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाँ सर।
ठीक है, क्लियर है? तो लिखो इसको यहाँ तक, फिर आगे आगे ग्राफ की हेल्प से बताता हूँ। लिख लो तो हैंड रेस करके बता, इस चीज को भी रफ में कहीं लिख लेना, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, और फिर हो जाए तो मेरे को हैंड रेस करके बताना। ठीक है, आगे बढ़े। नो लिख, सर एक मिनट। अच्छा लिख लो। एक मिनट। ऐसा हो गया। ठीक, ठीक। तो एक ग्राफ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस साइड है इंटेंसिटी, मतलब समझाता हूँ इसका। इस साइड है मान लो वेवलेंथ, ठीक है, मान लो नैनोमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह के ग्राफ है हमारे पास। फर्स्ट ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है। देन फिर ग्राफ है हमारे पास कुछ इस तरीके का, ठीक है। थोड़ा अच्छे से नहीं बने तो कोई बात नहीं है, शीट में भी शायद तुम्हारे दिए हों, ठीक है, इस तरह से। अब समझाना क्या चाहता हूँ, बस उस चीज को समझ समझ लेना एक बार। देखो ये क्या है, ये दोनों ग्राफ्स अलग अलग टेम्परेचर पे, ये मान लो किसी T1 टेम्परेचर पे है, ये किसी T2 टेम्परेचर पे है, और T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर, ठीक है। ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर ज्यादा है T1 टेम्परेचर। तो ये मैंने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया है जो कि ज्यादा है, और ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया है जो कि कम है। ग्राफ है वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ है। तो समझो ग्राफ का मतलब क्या है, ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स है, यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कई 3000 नैनोमीटर है वेवलेंथ, 3000 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पे कई मान लो 1000 है, 1000 नैनोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे कई 2000 नैनोमीटर है। तो इस तरह से वेवलेंथ है अलग अलग, ठीक है, इस तरह। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इस ग्राफ का मतलब क्या है समझो। 3000 3000 नैनोमीटर की जो रेडिएशन है वो ये कुछ इस लेवल पे इमिट कर रही है। ये इंटेंसिटी क्या है कि कितनी ज्यादा वो रेडिएशन इमिट कर रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं देखूं 2000 नैनोमीटर वाली रेडिएशन, जिनकी वेवलेंथ 2000 नैनोमीटर, वो ज्यादा इमिट कर रहा है, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे बढ़ता जा रहा है ना, मतलब उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब वो क्वांटिटी वाइज ज्यादा है। वो क्वांटिटी वाइज क्या है, ज्यादा है। एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, उसका वो अलग तरीका होता है, उतनी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, शायद फिजिक्स में तुम उतनी डेप्थ में पढ़ो, ठीक है। इंटेंसिटी का बस इतना मतलब कि उसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है उन वेवलेंथ्स की, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मान लो 1000 नैनोमीटर की जो रेडिएशन की क्वांटिटी है वो कुछ इतनी है। यहाँ पे जो पीक आ रही है, इस पीक पे मान लो कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ भी मान लो, जैसे मान लो जस्ट फॉर द एग्जांपल पर्पस मान लो 1500 नैनोमीटर। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि 1500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा इमिट कर रही है ये बॉडी। किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे। T1 टेम्परेचर पे 1500 नैनोमीटर की रेडिएशन ये क्या कर रही है, सबसे ज्यादा इमिट कर रही है। बस ये चीज समझनी है इस ग्राफ से,
ठीक है, तो जैसे कोई वो तुम्हारा आयरन वाली एग्जांपल थी, तो आयरन को मान लो मैंने 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया, तो मैं जस्ट लेट कर रहा हूँ कि जिस टेम्परेचर पे बेसिकली वो तुम्हारा रेड कलर शो करेगी, फॉर एग्जांपल वो 800 डिग्री सेल्सियस है, तो मान लो मैंने 800 डिग्री सेल्सियस तक इसको आयरन रॉड को हीट किया, तो ये 800, मान लो ये 800 डिग्री सेल्सियस पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये फिर मान लो कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस पे बनाया हुआ है, तो इस टेम्परेचर पे ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ इस कलर की मिट के, तो मतलब आयरन इस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा वेव किसकी वेवलेंथ, किस रेडिएशन की वेवलेंथ एमिट करेगा सबसे ज्यादा, रेड कलर की, तभी उसका कलर हमें रेड दिख रहा है। बट ऐसा नहीं कि बाकी वो एमिट नहीं कर रहा, देखो बाकी भी ये एमिट कर रहा है ना, बाकी भी एमिट कर रहा है, बाकी भी कर रहा है, बाकी भी कर रहा है, समझाने बात, बाकी भी कर रहा है, ठीक है। और ब्लैक बॉडी के लिए तो ये ग्राफ ऐसे जीरो को टच नहीं करेगा कभी, ये चलता जाएगा। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था 5 मिनट के लिए, सर प्लीज आप मुझे एक बार ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला पेज दिखा दीजिए, समझा दीजिए। देखो भाई यश, रिकॉर्डिंग है इस लेक्चर की, वो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा, क्योंकि ऐसे अगर तुम बार बार डिस्कनेक्ट हो गए और मैं फिर से बताऊंगा तो सबका टाइम वेस्ट होगा, उसमें हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो सिलेबस ऐसे कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसे तुम्हें इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, और मैं तो सबको एडवाइस करूंगा कि रिवीजन के टाइम तुम फिर से इसकी रिकॉर्डिंग्स देखा करो, तो रिवीजन के टाइम तुम्हें हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो कभी कोई कंफ्यूजन आ जाए, कोई डाउट्स आ जाए जो तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा, तो वॉच द रिकॉर्डिंग और उस पोर्शन को देख लो जो तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आया, तो दोबारा देख लोगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो यू कैन आस्क, मेरे से पूछ ही सकते हो, ठीक है। चलो, तो एक बार फिर से समझो ग्राफ को, तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे चलता जाएगा, मतलब सर हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सर ग्रुप पे भेज सकते हैं सर। हाँ जरूर भेज दूंगा। अ, तरुण, मैंने स्टार्टिंग से मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, तो आई थिंक जब तुम आए तो तब वो वाले पार्ट की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला मैं तुम्हें समझा दूंगा अलग से, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वो अलग से मैं ओके तुम्हें सर। समझा दूंगा। वो मे बी नेक्स्ट क्लास में या कब, नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा तुम्हें स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा, इसकी बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसीज को एमिट करेगा, कम करेगा, जैसे ये ग्राफ ऐसे ऐसे चलता जाएगा, जीरो को टच नहीं करेगा फॉर द ब्लैक बॉडी, फॉर द ब्लैक बॉडी, क्योंकि ब्लैक बॉडी हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करता है, ब्लैक बॉडी हर एक वेवलेंथ, तो हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन को ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी में एमिट करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। बट कुछ वेवलेंथ, किसी वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एमिट करेगा, यहाँ पे ये पीक करेगी। अब देखो जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, T2 टेम्परेचर पे ये ग्राफ थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो गया, T2 टेम्परेचर पे ये ग्राफ थोड़ा इस शिफ्ट हो गया, इसको कोई बता सकता है ये ऐसा क्यों हुआ? जो भी अभी तक मैंने बताया है उसी से ही रिलेटेड है ये। अब ये ग्राफ थोड़ा मतलब पीक इस तरफ शिफ्ट होगी, ऐसा क्या हुआ, मतलब बताओ कोई। सर टेम्परेचर रेज हो गया। हम्म, तो वो तो बताइए, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया है, तो पीक इस तरफ क्यों शिफ्ट हुई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सर बिकॉज सर ये जो भी वहाँ पे सर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक वेवलेंथ होगी, तो सर उस वाली मतलब रेडिएशन को मतलब वेव को ज्यादा मतलब एमिट कर रहा होगा उस टेम्परेचर पे। ओके, मैंने याद करो, मैंने आयरन आयरन वाली एग्जांपल में बताया था कि अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाता हूँ, मान लो मैं 1000 तक ले जाता हूँ, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए नंबर्स ले रहा हूँ, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, मेरे को याद थोड़ी है इसमें। तो मान लो मैं 1000 तक ले जाता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल 1000 पे ये ब्लू कलर दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर द हाइपोथेटिकल ब्लू कलर दिखा रहा है, तो ब्लू और रेड में से, इसका मान लो इस पे रेड दिखा रहा है, तो ब्लू में से रेड में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है? ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कम वेवलेंथ की रेडिएशन को ज्यादा एमिट करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कम वेवलेंथ की रेडिएशन को ज्यादा एमिट करता है। देखो इस टेम्परेचर पे भी ये कुछ ना कुछ ब्लू कलर की वेवलेंथ को भी एमिट कर रहा होगा, जब ये रेड कलर हमें दिख रहा है ना, रेड कलर, तो उस केस में भी ये ब्लू कलर की रेडिएशन को कुछ एमिट कर रहा होगा, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में कर रहा होगा, इस वजह से रेड कलर हमें दिख रहा है। पर जैसे टेम्परेचर बढ़ा, अब इसकी पीक आ गई ब्लू कलर पे, मतलब अब ये ब्लू कलर की वेवलेंथ को ज्यादा एमिट कर रहा है, मतलब पीक इस तरफ शिफ्ट होगी। पीक किस तरफ शिफ्ट होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे? टू लोअर, टू लोअर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी, इस तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, इस तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे
पीक कहाँ पे शिफ्ट होती है, फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रॉम हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ। समझ में आई ये चीज? तो ये अपनी आयरन रोड वाली एग्जांपल दिमाग में रखना, उसी से तुम्हें हमेशा क्लैरिफिकेशन मिलेगी इस चीज की। समझ आए बात? Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाने पे लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ, पहले ये रेड कलर लो फ्रीक्वेंसी है ना, पहले पहले ये पीक मान लो रेड कलर पे शो कर रहा है, यहाँ पे पीक आ रही है इसकी, मतलब इसकी रेडिएशन, इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन सबसे ज्यादा मिट कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे पीक यहाँ पे चलेगी, लोअर फ्रीक्वेंसी पे गई है ना, लोअर फ्रीक्वेंसी पे गई, सॉरी हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर क्यों बोल रहा हूँ, हायर फ्रीक्वेंसी पे गई है ना, हायर ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लोअर वेवलेंथ पे जाएगी और हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएगी, लोअर वेवलेंथ और हायर, कहने मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया था पहले कहीं? ठीक है, तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी हाई होती है ना, तो पीक पहले आप देखो ये वेवलेंथ इस तरफ बढ़ रही है ना, तो पीक अब इस तरफ ये लो वेवलेंथ पे शो हो रही है, लो वेवलेंथ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। समझ गया बात को? यस सर। डाउट कोई इस ग्राफ के रिलेटेड? ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है भाई, Yes, sir. चलो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियोरी, जो क्लासिकल थियोरी थी, मतलब जो वेव थियोरी थी, मैक्सवेल की जो वेव थियोरी थी, जो क्लासिकल थियोरी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम इस ग्राफ को बनाओ, उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ पता है कैसा बनेगा? उसने ये बोला था, ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए, और इस तरह से। सही तो नहीं बना क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इस तरह से मान लो। मतलब उसने बोला था कि यहाँ पे जैसे इस तरह पे यहाँ पे पीक आई है ना, और फिर यहाँ पे ये नीचे आया, कहता पीक नहीं आएगी, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये इनफाइनाइट जाएगा। वेव नेचर के अकॉर्डिंग, अगर हम वेव नेचर कंसीडर करके बोले तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये इनफाइनाइट जाएगा, ये ऐसे पीक वीक नहीं आएगी, मतलब ये जाता जाएगा इन्फिनिटी पे तक जाएगा। ठीक है, ऐसे पीक वीक नहीं आएगी। मतलब उसका बोलने का ये मतलब था कि कोई भी बॉडी रेडिएशन एमिट करती रहती है, और हायर फ्रिक्वेंसी की, सबसे ज्यादा हायर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को वो सबसे ज्यादा इमिट करती है। वेव नेचर ये बोलता था, वेव नेचर के अकॉर्डिंग ये चीज थी कि देखो इस तरफ जा रहे हैं तो ये ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, मतलब हायर, और ये कभी नीचे नहीं आएगा। जैसे इसमें तो पीक आई ना, ये नीचे आ गया, और इसमें क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये तुम ऐसा बोल सकते हो क्लासिकल थ्योरी, जो वेव थ्योरी थी, जिसमें लाइट को, मतलब उसको रेडिएशंस को एज अ वेव की तरह माना गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ ऐसे जाता ही जाएगा, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन ये सबसे ज्यादा एमिट करेगी, वो ऐसा बोलते थे। बट जब एक्सपेरिमेंटली हमने इसको किसी रियल बॉडी के लिए ड्रॉ किया, जैसे आयरन के लिए ड्रॉ किया या कॉपर के लिए ड्रॉ किया, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हुए, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आए। ठीक है, और इसको फिर हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाए अपना मतलब उससे, क्वांटम थ्योरी के हेल्प से, कि वो जो लाइट है वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज में एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, एग्जैक्टली इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं देख सकते, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हेल्प से हमने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया था कि हाँ भाई लाइट, जो जो लाइट का नेचर है वो इस तरह का है कि वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज में है या फिर पैकेट्स ऑफ एनर्जीज में है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने इसकी अच्छे से कंफर्मेशन नहीं दी थी, अच्छे से कंफर्मेशन इसकी दी थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। इसने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि वेव थियरी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि क्लासिकल थियरी के अकॉर्डिंग ग्राफ ऐसा बनना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटल थियरी के अकॉर्डिंग ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। तो उसने, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि वेव थियरी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये चीज गलत आ रही है। ठीक है, बट एग्जैक्टली इसको हम देख के ये नहीं बता सकते कि हाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर होता है इसका, एग्जैक्टली इससे नहीं बता सकते। एग्जैक्टली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें ये चीज कंफर्म हुई थी। ठीक है, इससे हमें क्या क्या चीजें कंफर्म हुई थी वो मैं बता देता हूँ। इससे हमें ये चीज पता चली एक,
कि जैसे जैसे मान लो मैं किसी बॉडी को हीट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं किसी बॉडी को हीट कर रहा हूँ तो एनर्जी, मतलब मैं बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एनर्जी प्रोवाइड कराने पे क्या हो रहा था, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराने पे उसकी फ्रिक्वेंसी जो थी वो बढ़ रही थी, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन एमिट कर रहा था। तो एनर्जी ज्यादा तो फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा। तो एक चीज यहां से कंफर्म हो रही थी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी है, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग था। तो ये चीज यहाँ पे वेरीफाई हो रही थी, जो प्लैंक्स जो चीज बोल रहा था इससे भी वही चीज आ रही थी कि एनर्जी बढ़ने पे, एनर्जी बढ़ने पे मतलब जैसे टाइम मैंने इसको ज्यादा हीट करूं, ज्यादा हीट करने पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकल रही थी, तो एनर्जी कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी फ्रीक्वेंसी के। दूसरी चीज ये भी थी, जो इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी जो, वो भी बढ़ रही थी एनर्जी के साथ साथ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी हम बोल सकते हैं बढ़ रही थी एनर्जी के साथ साथ। देखो पहले पीक यहाँ पे थी, पर हायर टेम्परेचर पे ये पीक ऊपर होगी, इंटेंसिटी बढ़ी है ना, इंटेंसिटी बढ़ी है। और इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े हैं। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े हैं। और एनर्जी अगर तुम देखोगे तो क्या होता है, एन एच न्यू, एन एच न्यू। यहाँ पे एन क्या था, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स थे। तो अगर तुम ओवरऑल एनर्जी बढ़ा रहे हो, अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है ना ओवरऑल। टोटल एनर्जी की वैल्यू अगर मैं बोलूं, तो अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू भी ज्यादा है। वो भी चीज यहाँ पे कंफर्म हो रही थी कि ज्यादा हायर टेम्परेचर पे, ज्यादा बॉडी को हीट करने पे, ज्यादा बॉडी को हीट करने पे इंटेंसिटी बढ़ रही थी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज्यादा रिलीज हो रहे थे। वो भी चीज इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से वेरीफाई हो रही थी। ये दो चीजों को वेरीफाई कर पा रहा था। हाँ बट एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा था कि हाँ भी वाकई हम इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ठप्पा लगा सकें कि हाँ लाइट का पार्टिकल नेचर है। वो एग्जैक्ट हम कंफर्म कर पाए जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ, ठीक है। ये पहले आया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाद में डिटेक्ट किया गया था आइंस्टाइन के द्वारा। वो 20th सेंचुरी में ही हुआ था शायद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें हुई थी। बोलो समझ में आई थोड़ी चीजें? Yes. ठीक है। फू, ठीक है, ये ग्राफ व्राफ बना लो, इसको थोड़ा बहुत अगर ड्रॉ करना है तो कर लो। सर हम्म। सर ये जो सर क्लासिकल थ्योरी के हिसाब अकॉर्डिंग जो मतलब ग्राफ था सर, इसका मतलब ये था मतलब कोई भी सर टेम्परेचर हो वो मतलब हाई वेवलेंथ, हाई हाँ हाँ हाई हाँ, फ्रिक्वेंसी। यही तो इतनी बेवकूफों वाली थ्योरी थी ये बोलते थे कि कोई बॉडी है ना, मान लो वो रूम टेम्परेचर पे पड़ी है, तो इनका भाई साहब का बोलना ये था, पता नहीं मैक्सवेल ही था शायद, और पता नहीं कौन था। तो ये बोलते थे कि रूम टेम्परेचर पे भी ये सबसे हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को मिट करेगा। भाई हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो देखने पे थ्योरी फेल थी, ठीक है। बट हाँ इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो गया था, वो एक अलग कहानी है। बट इस ये बोलता था कि रूम टेम्परेचर पे भी अगर कोई बॉडी पड़ रही है ना, तो ये रेडिएशन इमिट कर रहा है और हाई फ्रिक्वेंसी की सबसे ज्यादा कर रहा है। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब इसकी खुद तो एनर्जी कोई है नहीं, रूम टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी होगी इसकी, और इतनी हाई एनर्जी की फ्रिक्वेंसीज को ये कैसे एमिट कर सकता है, रेडिएशंस को कैसे मतलब एमिट कर सकता है? समझ के बात को? जी सर समझ गए। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा इसकी, ओके, इसमें ना, ये तो चलो समझाने के लिए था। इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसमें ना एक छोटा सा ये बता देता हूँ, एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है इसमें। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको हम बहुत ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, इसमें बहुत डिटेल में चीजें होती हैं, वो फिजिक्स में तुम देख लेना। इसमें एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है। अच्छा ये जो पीक है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेमडा मैक्स। यहाँ पे जो वेवलेंथ आ रही है ये वाली, इसको हम क्या बोल देते हैं, लेमडा मैक्स। मतलब इस वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में निकल रही है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा मैक्स है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ इस लेमडा, क्योंकि इस केस में, पहले ग्राफ के केस में लेमडा मैक्स की वैल्यू ये थी, पहले ग्राफ के केस में। और टेम्परेचर बढ़ाने पे लेमडा मैक्स कम हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो और लेमडा मैक्स कम होगा। तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा मैक्स है।
इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो T1 किसी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तुम्हें लैम्डा मैक्स की वैल्यू दे देगा और बोल देगा T2 टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू निकालो, तो तुम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके निकाल सकते हो ना, जैसे हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, तो T1 टेम्परेचर पे तुम्हें लैम्डा मैक्स की वैल्यू पता है, T2 पे निकाल सकते हो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये एक कई बार इस इक्वेशन का यूज हो जाता है। ठीक है, बाकी ग्राफ के रिगार्डिंग ये चीज लिख लो, इन द ग्राफ, इसको साइड पे लिख लेना कहीं पे, इन द ग्राफ देयर इज अ पीक इंटेंसिटी, लाइक पीक आई है इंटेंसिटी पे, बट एज पर क्लासिकल थियोरी, एज पर क्लासिकल थियोरी there must be an infinite peak, an infinite peak। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इनफाइनाइट पीक है, मतलब ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, सो द वेव थ्योरी failed to explain this experiment graph, this experiment graph। ठीक है, बस इसमें यही था। बाकी वो तुम्हें पता ही है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट इसमें अभी अभी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन? कोई डाउट नहीं? सर ओके, ठीक है। अब देखो भाई, हमने इसको देखो एक्सप्लेन कर दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो एक्सप्लेन हो रहे थे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन से, जब मैं रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कंसीडर कर रहा था, और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो रहे थे वेव थ्योरी से। तो यहाँ से हमने फाइनली क्या इंक्लूड किया कि लाइट का जो नेचर है वो डुअल नेचर है, मतलब लाइट कभी कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव करती है, मतलब इनके दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, इनके पास लाइट की भी और वेव की भी। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज उसके पास होती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट हमें लगता है कि वो पार्टिकल है, और किसी और एक्सपेरिमेंट में देखते हैं तो हमें लगता है वेव है, बट वो एक्चुअल में वेव भी है और पार्टिकल भी है, दोनों चीजें हैं वो। ठीक है, मतलब एक्चुअल में तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो, जैसे मैंने वो तुम्हें समझाने की कोशिश की थी पार्टिकल नेचर में, कि एक मान लो किसी कहीं से वो छोटे छोटे स्टोन के पीसेस निकल रहे हैं, तो लाइट में भी छोटे छोटे पीसेस तो हैं, बट वो इतने तेजी से निकल रहे हैं कि वो वेव की फॉर्म में भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं हमें, मतलब उसका मोशन इतना ज्यादा फास्ट है कि एक्चुअल में कंटिन्यूस फ्लो लग रहा है वेव की तरह, देखने में कंटिन्यूस फ्लो लग रहा है वेव की तरह, तो कुछ कुछ जगह पे वो वेव की तरह बिहेव कर जाती है। ठीक है, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं उसमें डिस्क्रीट क्वांटिटीज भी हैं, बट स्पीड इतनी ज्यादा है कि फ्लो की तरह लग रहा है, इसलिए उसमें दोनों प्रॉपर्टीज हैं, वो ड्यूल नेचर है उसमें। तो इस चीज को एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखो, हेडिंग डाल दो, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैक्सवेल्स वेव थ्योरी। इस चीज को मिटा रहा हूँ, ठीक है, आई होप मैं ग्राफ बना लिया होगा। मैक्सवेल्स वेव थ्योरी एक्सप्लेन्स interference and diffraction, whereas Planck's quantum theory successfully explain
successfully explains black body radiation, and photoelectric effect. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे none of the theory explains all experimental facts, ठीक है. So light is said to have dual nature. समझ गए बात को? तो वही चीज है, तो कोई भी थियरी सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो वहां से कंक्लूड किया गया कि लाइट का नेचर कैसा है, डुअल नेचर. अंडरस्टूड यहाँ तक सब लोग? वो तो बोलो भी. यस सर. ठीक है, ओके. आई होप एंजॉय कर रहे हो. ये चैप्टर मतलब मजेदार भी है काफी हद तक. वो थोड़ा सा मतलब फर्स्ट ही चैप्टर ऐसा आ जाता है 11th में, तो ऐसा डर भी लगता है कि ये क्या क्या चल रहा है इसमें. घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है. इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस और कैलकुलेशंस इट इज वेरी वेरी इजी चैप्टर, बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट, तो ये अलग लेवल का चैप्टर हो जाता है. डेप्थ में जाने लग गए तो इसकी कोई एंड नहीं है. मतलब खुद सोचो ना, उन इतने इतने बड़े साइंटिस्ट ने इन कॉन्सेप्ट्स को बनाया है, तो सोचो कितना काम किया होगा इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. ठीक है, और इस चीज को डेप्थ में अगर कोई एमएससी वगैरह करता होगा या पीएचडी वगैरह करता होगा, तो फिर डील करता होगा इसके साथ. क्वांटम फिजिक्स अगर कोई पढ़ता होगा, ये सब टॉपिक्स क्वांटम फिजिक्स के टॉपिक्स है. क्वांटम फिजिक्स मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नेचर जिसमें हम स्टडी करते हैं ना, जिस फिजिक्स में, तो उसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं. तो ये सब उसका पार्ट है. ठीक है, तो काफी मजेदार भी होता है. जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे इसमें 12th में, तो और मजा आएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें क्लियर भी होंगी और तुम और ज्यादा डेप्थ में जाओगे इसमें, तो ज्यादा मजा आएगा इसमें पढ़ने में तुम्हें. ठीक है, ठीक है. चलो, लिख लिया? यहाँ तक लिख लो एक बार, सब लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं. सर ओके ओके, लिख लो. ठीक है. किसके पहले? डुअल नेचर के पहले. सो लाइट इज सेड टू हैव ठीक है, ओके, गुड. अच्छा, इसमें वो जो डेफिनेशन शूट की थी उसको कवर कर लेते हैं. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है, जैसे किलोग्राम होते हैं, अलग अलग टाइप के यूनिट होते हैं, जूल्स होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट है. एनर्जी के ही यूनिट है, वो तो तुम्हें पता ही था. तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली, अब तुम्हें ज्यादा समझने में कोशिश दिक्कत नहीं होगी. एनर्जी गेन्ड, इसमें क्या है, एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated when it is oh, sorry when it is accelerated from rest
through a potential difference of 1 volt। ठीक है। तो जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें, मान लो वही जब हमने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें, कितना पोटेंशियल अप्लाई करके, मान लो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं, तो इसको मैं एक्सेलरेट करूं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, तो जितनी एनर्जी ये गेन करेगा, एनर्जी इन द सेंस काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, जितनी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ये गेन करेगा, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गेन करेगा, ये जितनी एनर्जी ये गेन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए। और इसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, जो भी चार्ज होता है पार्टिकल के ऊपर, जैसे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितनी हमने वोल्टेज अप्लाई की है, 1 वोल्ट। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना चार्ज अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वोल्टेज कितनी 1 वोल्ट, यहाँ से 1 EV की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 EV यहाँ पे तुम बोल सकते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट को हम क्या बोल सकते हैं, जूल, जूल जाउल जो भी है। ठीक है, तो 1 EV की जो जूल में एनर्जी है, ये मैंने पहले भी बताया था कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। बस इस चीज को याद रखना, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, बस ये डेफिनेशन थी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और इसमें कुछ खास नहीं था। टाइम कितना बचा है हमारे पास, 53। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ पे आई थिंक स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फायदा कोई होगा नहीं, थोड़ा बहुत ही पढ़ पाएंगे। तो नया टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, मे बी वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। रिकॉर्डिंग मैं इस लेक्चर की सेंड कर दूंगा जिसका बीच में कुछ मिस हुआ है। ठीक है, और बाकी यही है इस लेक्चर में आज के। तो तो स्टॉपिंग सर अभी कितना टाइम बचा है सर? स्टॉपिंग पोटेंशियल, अच्छा मैं तरुण तुम्हें बता देता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तरुण देखो, बाकी किसी को डाउट हो पूछ लो, अदरवाइज वो लीव कर सकते हैं लेक्चर, मैं तरुण को स्टॉपिंग पोटेंशियल समझा देता हूँ। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो जाते जाते, एनीबॉडी। बाकी होमवर्क टाइम टू टाइम करते जाना। एटॉमिक स्ट्रक्चर की मेंस की शीट मैं फिर से एक बार ग्रुप में सेंड कर दूंगा, किसी के पास नहीं हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की मेंस की शीट जो होगी जेई मेंस की, उसको साथ साथ में सर कर। हाँ सर मैंने तो सर मेंस प्लस एडवांस रखी है, तो सर मैं एडवांस की शीट कर रहा था। देखो मैंने, ये कौन बोल रहा है ये चीज, सुयश बोल रहा है। सर सुयश, यस हाँ यस सर। सुयश, एक्चुअली दिक्कत क्या है, करना तो आइडियली तुम्हें वही चाहिए, बट वो करने में तुम्हें दिक्कत होगी। अगर तुम जेई मेंस प्लस एडवांस की डायरेक्ट शीट सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो होगा कुछ नहीं, डीमोटिवेट हो जाओगे, मतलब उसमें क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड रहेंगे, तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, हाँ करने को कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट होगा क्या ना, अब मैं क्लास में जेई मेंस की शीट डिस्कस करूंगा या फिर नीट की करूंगा या फिर जेई मेंस प्लस एडवांस की करूंगा, दैट विल बी ए प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बोल रखा है सबको, आई थिंक मैंने पहले भी चीज बोली होगी कि सब लोग जेई मेंस की ही शीट करो, चाहे एडवांस वाले बच्चे हो, चाहे नीट वाले हो, चाहे जेई मेंस वाले हो, सब पहले जेई मेंस की शीट कंप्लीट करो। एडवांस वाले के लिए ऐसा जरूरी क्यों है पैटर्न, क्योंकि पहले तो तुम जेई मेंस की शीट कवर करोगे फ्रॉम एक्सरसाइज 1 टू एक्सरसाइज 3, तो उससे तुम्हारा एक बेस बहुत बढ़िया डेवलप हो जाएगा, कॉन्फिडेंटली तुम शीट सॉल्व कर लोगे, बढ़िया बेस बन जाएगा, अब तुम हार्ड क्वेश्चन करने लायक भी हो जाओगे। तो फिर तुम एडवांस की, जो एडवांस की शीट है तुम्हारे पास, उसकी कर लोगे एक्सरसाइज 2, क्योंकि एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 लगभग सेम है मेंस और एडवांस शीट की। एक्सरसाइज 3 में तो जेई मेंस और जेई एडवांस के पास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं, वो तो सेम ही है। एक्सरसाइज 1 भी लगभग सेम है। एक्सरसाइज 2 इज हार्ड होती है, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 1 और मोर देन 1 करेक्ट, कंप्रीहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इंटीजर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो अच्छी डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है ये।
तो फिर तुम एडवांस शीट की ये वाली एक्सरसाइज करोगे, फिर हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। दैट विल बी द पैटर्न, जो एक बेस्ट पॉसिबल पैटर्न रहेगा। तो इसमें तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा कर लोगे। सिर्फ तुम एडवांस वाली शीट करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं कर पाओगे। इसमें मेंस वाले सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, फिर ये भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो वो हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ओके सर। ओके, ओके सर। अच्छा, चलो ठीक है। तरुण यहाँ पे ही है ना? तरुण, ओके, सुन लो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सुन लो। देखो, मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते थे, एक मेटल थी मेरे पास, उसको ऐसे कनेक्ट कर रखा था मैंने, और यहाँ पे मान लो कोई डिटेक्टर लगा दिया, उसको ऐसे यहाँ पे बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर रखा था। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से, बीच में एमीटर लगा दिया था इस तरह से। तो क्या होता था इस मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्या होता था, इस मेटल पे रेडिएशंस फॉल करते थे और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते थे विद सम काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकलते थे, वो फिर डिटेक्टर के थ्रू यहाँ पे आ जाते थे। यहाँ हम हल्का सा पोटेंशियल अप्लाई करके रखते थे, बहुत हल्का सा, ताकि ये डिटेक्टर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और ये नेगेटिव वाली, ये क्या, डिटेक्टर प्लेट, ताकि ये पॉजिटिव बन जाए और ये नेगेटिव बन जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास होके यहाँ पे आ जाते थे। अगर ये मैं वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई ना करूं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकते हैं, यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं। तो उसको फ्लो को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, अगर मैं इस बैटरी को उल्टा लगा दूं, अभी तो क्या है ये ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, अगर मैं बैटरी को रिवर्स डायरेक्शन में लगा दूं, यहाँ पॉजिटिव लगा दूं और यहाँ मान लो इस तरह से नेगेटिव लगा दूं, तो यहाँ मान लो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो जब मैं उल्टी डायरेक्शन में बैटरी को लगा दूंगा तो अब ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो गई। अब जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिट होंगे तो कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बट यहाँ पे मैंने अब पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ और नेगेटिव यहाँ से रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो मतलब अब ये जो वोल्टेज है ये इसको रोकने की कोशिश करेगी। पहले तो इसको हेल्प कर रही थी यहाँ पे पास करने पे, यहाँ पे निकालने पे, अब ये इस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेगी, मतलब डिटेक्टर तक पहुंचने नहीं देगी। तो कितनी वोल्टेज मैं यहाँ पे अप्लाई करूं, कितनी वोल्टेज यहाँ पे मैं अप्लाई करूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ना पहुंचे, यहाँ पे कहीं रुक जाए, डिटेक्टर तक ना पहुंचे, कोई एक भी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर तक ना पहुंचे, तो कितनी वोल्टेज अप्लाई करूंगा, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेगा ना, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रोकने की कोशिश करेगा। तो कितनी वोल्टेज में रुक जाए, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आई बात? ओके सर। हाँ, यस। एक बार इनसे नोट्स ले लेना स्टॉपिंग पोटेंशियल के, जो भी एक डेढ़ पेज होगा वो एक बार रीड कर लेना, फिर ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो भाई आज का लेक्चर यहीं तक है। तो जिसको भी डाउट्स वगैरह अभी भी बचे हो तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है, तो आज फिर यहीं तक ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।